हेलो दोस्तों, मैं अब टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। वो है हमारा हीम सिंथेसिस और पोरफायरिया। ये हमारे ऐसे लास्ट चैप्टर चल रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री खत्म नहीं हुई है, हमने कर्म करी नहीं है हमारा। मतलब अब उसके बाद हम 1 डेढ़ महीने बाद स्टार्ट करेंगे जो बचा कुचा पोर्शन है। अभी के जो लगभग ये मैंने लास्ट या सेकंड लास्ट लेक्चर मान लीजिए। इसके बाद जैसे बच्चों चीज़ें होंगी मैं उसको कराऊँगा। तो ये लास्ट सेकंड लास्ट मान लीजिए तो लेक्चरों में से मेरे। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मेन चीज़ आती है इसमें पोरफायरिया के बारे में पूछा जाता है। उसी कारण साइकिल पढ़ाने से आगे वेकेंसी से कोई जैसे इसमें जैसे मैंने जब टायरोसिन मेटाबॉलिज्म मैंने पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि प्रत्येक एक एंजाइम से रिलेटेड डिजीज रहती है। तो उस प्रकार इसमें भी सिस्टम है, प्रत्येक एंजाइम से रिलेटेड डिजीज मिल गया वो कोई ना कोई सारी डिजीज मैं बताता चलूँगा। पहले मैं साइकिल को बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं डिजीज के बारे में बताऊँगा। सबसे पहली आती स्टेप वो आती है हमारी ALA सिंथेसिस की। ALA का नाम क्या होता है? एमाइनो लैवियोनिक एसिड सिंथेसिस। एमाइनो लैवियोनिक एसिड। ALA सिंथेसिस की प्रक्रिया में बात करनी चले तो क्या आता है? तो उसमें सबसे पहले बात करें तो उसने हमारे ग्लाइसिन के बारे में बताया था। उसमें बताया था हमारी ग्लाइसिन से हीम सिंथेसिस भी होता है। तो उसमें बताया था सक्सिनल कोएंजाइम और ग्लाइसिन है वो मिलकर हमारा हीम सिंथेसिस का काम करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? सक्सिनल कोएंजाइम और ग्लाइसिन मिलके बनाते हैं हमारा ALA सिंथेसिस वाली प्रक्रिया हो रही है। तो क्या बना रहे हैं एक तरीके से? वो बना रहे हैं हमारा ALA का निर्माण कर रहे हैं। इसके बीच की स्टेप के बारे में नहीं जानूंगा। ALA सिंथेसिस हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ALA इस प्रकार बन गया। इससे रिलेटेड चीज़ शायद मैं चलो अभी बता देता हूँ, ये थोड़ी सी अलग है, पोरफायरिया नहीं है। वो आती है हमारी सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में ALA सिंथेसिस है वो काम नहीं करता, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस नहीं हो पाता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो काम क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि ज़्यादातर आपको देखें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पूछा जाता है, जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। क्योंकि उसमें सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन में हीम जुड़ेगा तभी हीमोग्लोबिन खिलाएगा। इसमें सिंपल सी बात है, जो हमारा हीम है वो सिंपल सी बात है आयरन ही नहीं जुड़ा। आयरन तो वो काफ़ी बात आई, जो पोरफायरिन चेन है वही नहीं बन पा रही। तो आयरन जुड़े नहीं जुड़े उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए सिंपल क्या है, इसमें आयरन नॉर्मल लेवल से हाई रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है आयरन जुड़ ही नहीं रहा, कहीं उसको जोड़ने के लिए स्पेस नहीं है। उसके बारे में जैसे हम सेपरेट पैथोलॉजी में बात करेंगे। पैथोलॉजी में मिक्स सेक्शन बनाऊंगा जैसे हेमेटोलॉजी है, उसका बारे में इसके बारे में बात की जाएगी। वैसे इसके लिए जा रहे हैं सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और किसकी वजह से होता है? हमारे विटामिन B6 है वो डेफिशिएंट होता है, क्योंकि वो इसका को फैक्टर रहता है तेरे ALA सिंथेसिस का। ये रिएक्शन है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एक तरीके से मैं लगा दूँ बैरियर, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है हमारी रिएक्शन। जो एक तरीके रिएक्शन में बताता हूँ, इसकी जो रिएक्शन है पहली और उसके बाद की जो जैसे दूसरी तीसरी और चौथी रिएक्शन तो एक तरीके से साइटोप्लाज्म में होती है। पहली चौथी और पांचवी रिएक्शन होती है हमारी एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो पता ही होगा, इसलिए ये। तो ALA के बाद क्या बनता है हमारा? ALA के बाद ALA सिंथेसिस होगा, उसका फिर आएगा डिहाइड्रोजनेशन भी होगा तरीके से। डिहाइड्रोजनेज भी तो होगा। ALA डिहाइड्रोजनेज से क्या बनता है हमारा? तो ALA डिहाइड्रोजनेज से हमारा बनता है एक तरीके से पायरो पोर्फोबिलिनोजिन। ALA डिहाइड्रोजनेज को कौन इफेक्ट करता है? हमारा लेड पॉइजनिंग इफेक्ट करती है। ये सबसे बड़ा डाउट रहता है, क्योंकि जब हम सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया जैसे मैं पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा, तब क्या है कि हम लेड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ते हैं और उसको भी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों के सिम्टम लगभग सेम आते हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कुछ तो सिंथेसिस एंजाइम है जिसमें, और इसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना। तो लेड है वो इधर डिहाइड्रोजनेज को प्रोवाइड कर रहा है उसके ALA के, और ये हमारे किसको प्रोवाइड कर रहा है? एक तरीके से उसके सिंथेसिस को प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या बन जाएगा हमारा? पोर्फोबिलिनोजिन। पोर्फोबिलिनोजिन से बाद जैसे किताब में तो नहीं दे रखा, लेकिन डिजीज के क्या जो एक्सपर्ट से मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बनेगा हमारा एक तरीके से UPG फर्स्ट बनेगा पहले। क्योंकि उसमें एक तरीके से एंजाइम को लेकर डिसऑर्डर आ जाता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो ये जो बनता है वो हमारा, ये बनता है हमारा पोर्फोबिलिनोजिन या पी
पीबीजी तो कहते हैं, जब पीबीजी डी एमाइनेज से बनता है, पीबीजी डी एमाइनेज से बनता है, पोर्फोबिलिनोजन डी एमाइनेज। और उसकी डेफिशिएंसी से एक तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा अक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूँगा मैं। तो इससे यूपीजी बन गया। कुछ जगह थोड़ा सा दूसरा नाम है इसका, जैसे हाइड्रोक्सी मिथाइल बिल्डरिन कहते हैं, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहेगा आपकी कहे तो, इसलिए यूपीजी वन भी आप याद रख सकते हैं। फिर से क्या बनता है, यूपीजी टू बनता है। और यूपीजी टू में कौन सा बनाने में कौन सा एंजाइम यूज होता है हमारा, यूपीजी टू। तो इसलिए सिंपल सी बात है, एक तरीके से डीएमीनेज हो गया, एक तरीके से फिर इसका सिंथेसिस आ जाएगा, सिंथेसिस यूज होता है, सिंथेस यूज होता है। और इससे डेफिशिएंसी में, मतलब इसकी डेफिशिएंसी में कौन सा डिजीज होगी हमारी, तो वो आएगी एक तरीके से, वो आती है हमारी एक तरीके से क्रॉनिक वाली डिजीज आती है एक तरीके से, कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया। इसके बारे में पूरा एक डिटेल में बात करूँगा। कॉन्जेनिटल पोरफायरिया, ये दोनों की डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पर मतलब जैसे बायोकेमिस्ट्री एक्सपर्ट से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ये इसके बारे में सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया लेटपोजेनिसिस से तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो मेन क्वेश्चन का पैथोलॉजी बनता है, यहाँ नहीं बनता। मेन जो क्लिनिक का केस बनेगा वो तो कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया और अक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया बनेगा, कोई लगभग इनका सेम स्टेप रहता है और प्रोडक्ट भी सेम बनते हैं, लेकिन सिम्टम में बहुत जरूरी नाशन का अंतर आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यूपीजी टू से, यूपीजी से 3 है, ये मान लीजिए 3 है ये। यूपीजी 3 से क्या बन रहा है हमारा, कोप्रोफोरफायरिन में बनता है। इसमें आता है यूपीजी का क्या नाम है, यूरोपोरफायरिन, यूरो है ये। फिर क्या बन जाएगा हमारा, कोप्रोफायरिनोजन, ये प्रोफाइनिनोजन, यूरोप्रोफाइनिनोजन, फिर कोप्रोफायरिनोजन आ गया। ये सीबीजी भी लिख सकते हैं, कोप्रोफायरिन, यूरोकोप्रोफायरिन से यूरोकोन, ये वाला बनने में जो एक तरीके से हमारा इंजन डेफिशिएंट होता है, उसके मतलब जैसे इसके क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक आयन का निकलने का कारण होता है। तो इससे बाद की कार्य सीधे सीधे ध्यान रख सकते हैं, इसमें कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन होगी इसमें मेन, क्योंकि जो एक तरीके से इसमें जैसे सिंपल दी शुरुआत में हमारा इतनी एसिड वाला ग्रुप जुड़ रहा था, क्योंकि अमाइनो एसिड है, तो इसमें एक जैसे एक अमाइनो एसिड के लिए CO2 तो यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे सिंथेसिस में, दूसरे के लिए फिर उसमें फिर और कम करने के लिए वो यहाँ पे निकालता है। ये ज़्यादा जाने नहीं रहती है, बस ये ध्यान रखना, इसे डीकार्बोक्सिलेशन वाली प्रक्रिया होती है, इसलिए एंजाइम क्या रहेगा, डीकार्बोक्सिलेज ही रहेगा हमारा। और उसकी डेफिशिएंसी में कौन सा होता है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब केस के रूप में तो नहीं, बस देखिए 2 नंबर में पूछा जाता है, वो आता है हमारा पोरफायरिया क्यूनेटा टारडा, ये आता है। ये तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोप्रोफायरिनोजन से क्या बन जाता है हमारा फिर, प्रोटोपोरफायरिनोजन। इसमें बात करें कार्बोक्सिलेशन के बाद, फिर ध्यान बात करें ऑक्सीलेशन वाली प्रक्रिया होती है, डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, डीकार्बोक्सिलेशन इसमें भी होता है। फिर भी ये मेन चीज़ इसमें जो आती है वो आती है, ये प्रोपाइल ग्रुप होता है वो वेनाइल ग्रुप में चेंज हो जाता है, इसकी आते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है, एक तरीके से सिंपल सी बात है, कोप्रोपोरफायरिनोजन से, प्रोटोपोरफायरिनोजन से, तो वो आता है हमारा एरिडेटरी पोरफायरिया, कोप्रोपोरफायरिया। इसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें सिंपल ज़्यादा नाम से देख के पता लग रहा है, हेरिडेटरी कोप्रोपोरफायरिया, तो सिंपल ज़्यादा ला सकते हैं कोप्रोपोरफायरिया का कुमुलेशन होगा इसमें, वो सिंपल ज़्यादा है, ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होगी, ऐसे कुछ ऐसा कुछ खास में जानने को नहीं है। फिर प्रोटोपोरफायरी से क्या बन जाता है हमारा, प्रोटोपोरफायरी इनसे क्या बन जाता है, प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है।
लास्ट में इस तरीके से बात करें, लास्ट में बात करें हीम बन जाता है, ज़्यादा ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। ये आगे स्टेप हो गई, चाहे तो मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सिंपल सी बात, सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस चली जिसमें सक्सीनाल कोएंजाइम और ग्लाइसिन यूज होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। सक्सीनाल कोएंजाइम में इससे आगे की बात हो रही है। सक्सीनाल कोएंजाइम में और ग्लाइसिन मिलकर बनाते हैं ELA, सीधे ध्यान रखना ELA बनाते हैं सक्सीनाल कोएंजाइम में, किससे बनाते हैं? सिंथेस की सहायता से। ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो उसकी रिएक्शन होती है उसमें डिकार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन आती है, जिसमें क्या बनेगा? मैं प्रोटोपोरफायरोबिलिनोजिन बन जाता है, बिलिनोजिन बन जाता है ना, पोरफायरोबिलिनोजिन। फिर पोरफायरोबिलिनोजिन से क्या बन जाता है? यूरोपोरफायरिनोजिन बन जाता है। यूरोपोरफायरिनोजिन क्या बनता है? पहले यूरोपोरफायरिनोजिन फर्स्ट बनता है, फिर क्या बन जाता है? यूरोपोरफायरिनोजिन थर्ड बनता है। फिर यूरोपोरफायरिनोजिन से सी से कार्बन निकल जाता है, सी से क्या बन जाता है? कॉर्पोरोफोरफायरिनोजिन बन जाता है। फिर सिंपल बात की बात है, प्रोपेनाइल ग्रुप अलग हो रहा है, विनाइल आ रहा है, तो पी से पी ध्यान रख देते, प्रोटोपोरफायरिनोजिन बन जाता है, जिससे पोरफायरिनोजिन बनेगा, पोरफायरिन बनेगा, प्रोटोपोरफायरिन। फिर इससे इस तरीके से हमारा हीम बन जाएगा, जो इसमें आयरन जुड़ जाएगा। इस तरीके से आयरन जुड़ जाएगा इसमें, हीम Fe+2 जुड़ता है, Fe+3 से फिर मैसेज हीमोग्लोबिन हो गया, इसलिए हीम इस तरीके से जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? हीम बनने का निर्माण होता है। चार्ट ध्यान रखना है, Fe+2 है, 3 जोड़ मत देना, अलग ही मतलब हो जाएगा उसका। ये चीज इस प्रकार हमारा हीम सिंथेसिस होता था है। फिर अब धीरे धीरे हम इसके सारे डिजीज के बारे में बात करेंगे, जो मैंने इसके में अभी तक बताई उसमें आपको मेन ये दोनों तो मैं पैथोलॉजी में ध्यान रखूँ, बस ऐसा एंजाइम ध्यान रखना है कि स्टेरोब्लास्टिक में सिंथेसिस वाला यूज हो रहा था, जो उसमें B6 की डेफिशिएंसी के बारे में बात चीज़ें की जाती है मेन इसमें। और जो लेड वाली पॉइजनिंग थी उसमें एक तरीके से हमारा डिहाइड्रोजिनेज वाला था वो एंजाइम, वो इन्वॉल्व हो रहा था। और आपको कुछ याद रखना जरूरी नहीं है, बाकी की मेन इसमें जो मैंने डिजीज बताई है, तीन डिजीज आप कम से कम याद रखें, तो एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया, फिर कॉन्जेनिटल इरिथ्रोपोएटिक पोरफायरिया, और इधर पोरफायरिया कोनिटेटार्डिया। और आपको याद रखने की जरूरत नहीं, इनको कोई नहीं पूछ रहा है, हेरिडेटरी पोरफायरिया वाले इनको कोई नहीं पूछ रहा। तो अब ऐसे सारी डिजीज के बारे में बात करते हैं। सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया आ गई, फिर लेड पॉइजनिंग वाले को क्या कहते हैं? प्लम्बो पोरफायरिया कहते हैं, फीवर जल्दी। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया। एक्यूट इंटरमीडिएट पोरफायरिया की बात करें जाए तो एंजाइम डेफिशिएंसी आपको पता ही होगी कौन सी एंजाइम हो रही है। 3-4 नाम है अलग अलग उसके, एक आप खाली वो सिंथेस से ध्यान रख सकते हैं इसमें। डीएमिनेज, या फिर इसका सिंथेस ध्यान रखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डीएमिनेज या एक एंजाइम ध्यान रख लीजिए, आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। मेन सिम्टम आते हैं इसमें कि तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम आते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल पेन न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये किसके कारण होता है? इस तरीके से पोरफायरिन, और वो क्या कहते हैं, पोरफायरोबिलिनोजिन, और इसके अलावा ALA मान लीजिए, उसके एक्यूमुलेशन के कारण होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। मेन चीज़ इसमें आपको पता होनी चाहिए, उसमें कोई फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती, ये चीज़ इसका मेन टचिंग पॉइंट है। इतने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में एक तरीके से टचिंग पॉइंट आ जाता है कि इसमें एक तरीके से कोई हमारी प्रेजेंट नहीं होगी। तरीके से क्या नहीं प्रेजेंट होगी हमारी, इस तरीके से जो क्या कहते हैं फोटो सेंसिटिविटी प्रेजेंट नहीं होगी, नो फोटो सेंसिटिविटी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, फोटो सेंसिटिविटी पीरियड नहीं होगी। मेन सिम्टम ज़्यादा रहता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। मेन एब्डोमिनल पेन मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से भी ज़्यादा मान लीजिए इसमें एब्डोमिनल पेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिम्टम्स के रूप में, ये चीज़ है। उसके अलावा थोड़ा सा इसमें ब्लड का कलर, ब्लड में लेवल पे कोई इस तरीके से क्या नहीं मिलेगा, इस तरीके से कोई हमारा क्या कह रहे हैं कि उसका सैंपल का कोई योगदान नहीं, क्योंकि ये ब्लड में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यूरिन में हमें कुछ फाइंडिंग है वो मिल सकती है, इस तरीके से आप जान लगे। तो यूरिन में इस तरीके से क्या मिल सकता है हमको, तो इस तरीके से
कि कलर मिल सकता है इस तरीके से। ये चीज़ कलर इन यूरिन मिल सकता है जो कि स्टैंडिंग वाली पोजीशनिंग में मिलेगा हमको, और कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं है इसमें। मेन जो डिजीज आती है वो आती है हमारी कॉन्जेनाइटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया। इसका दूसरा नाम रहता है वो आता है गंथर्स डिजीज रहता है। गंथर्स डिजीज सबसे इम्पोर्टेंट नाम है क्योंकि ज़्यादातर वो गंथर्स डिजीज रहता है और कन्फ्यूज जाते हैं क्योंकि इसके बारे में एक तरीके से किताब में इतनी चर्चा की नहीं गई है। और अब मैं ये बता रहा हूँ कि पोरफायरिया आपने यहाँ पढ़ लिए तो पढ़ लिया, आप कहीं नहीं पढ़ने वाले इनको ढंग से, मुझे पता है यहाँ तक है, क्योंकि ऐसे एक तो आते नहीं और आते भी हैं तो बहुत ही छोटी डिटेल के संग आते हैं, इसलिए आप यहाँ पे इनको डिटेल से पढ़ लीजिए। तो गंथर्स डिजीज भी कह देते हैं इसको। इसमें कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया में वो गंथर्स डिजीज आप क्यों कहते हैं सब इसका कारण नहीं है, पर इसमें ध्यान रखना इस तरीके से क्या मिलेगा हमको। सिंपल सी बात है, कौन सा एंजाइम काम नहीं कर रहा था, एक तरीके से हमारी ये वजह T3 सिंथेसिस वाला काम नहीं कर रहा था। और मेन इसमें क्या रहता है कि तरीके जो वन बनता है वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाता रहता है, क्योंकि सिंपल सी बात है वो भी तो कुछ ना कुछ आगे रिएक्शन चला है। जो वन डलता है वो हकीकत में तो यूज का कुछ आता नहीं है उसमें, लेकिन क्या है कि वो एक तरीके से उसमें रिएक्शन का जो इनिबिशन है वो नहीं हो पाता, क्योंकि सिंपल सी बात है ये एक प्रोडक्ट हमारा एक्यूमुलेट होगा तो वो रिएक्शन को इनिबिट तो करेगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए समय के संग में सिम्टम बढ़ते ही रहते हैं। एक तो ये बात है, एक तो ये थी है। और इसमें मेन है कि हमको बहुत हैवी फोटो सेंसिटिविटी मिलती है। फोटो सेंसिटिविटी या स्किन लीजन जो होते हैं फोटो सेंसिटिविटी होंगे, स्किन लीजन्स देखने को मिलेंगे। और यूरिन क्या कहते हैं, हमको डार्क रेड कलर यूरिन मिलेगा। ये चीज़ डार्क रेड कलर मिलता है, ये चीज़ है। और उसके अलावा इसमें ध्यान रखिए फ्लोरोसेंट टीथ मिलेंगे हमको। जैसे आप डालेंगे तो दांत आपको ऐसे नीले नीले से दिखेंगे, जैसे कि एकदम वेम्पायर्स आ गया एकदम भयंकर ही। तो वो चीज़ें हैं, वेम्पायर डिजीज भी बोल देते हैं इसको, ये चीज़ ध्यान रखना। वेम्पायर्स वाला डिजीज भी रहता है इसमें, तो कुछ नाम में होता है वेम्पायर्स वाला, वेम्पायर लुकिंग आ जाता है। वेम्पायर लुकिंग क्यों आ जाता है, उसमें फ्लोरोसेंस टीथ मिलते हैं हमारे। ये चीज़ है। तो कुनीटा टाटा में बाढ़ का जाने तो कंटिन्यूस सिम्टम आप सब जगह वो ज़्यादा प्रीडोमिनेट रहेंगे, जिसमें क्या मिलेगा, बुल्लस मिलते हैं हमको स्किन पे, और बुल्लस या ब्लिस्टर्स मिलते हैं, और बाकी फोटो सेंसिटिविटी भी प्रेजेंट रहती है। खाली एक ये मान लीजिए कि अपने इसी वाला केस होता है एक्यूट इंटरमीडिएट पोर्फायरिया, जिसमें फोटो सेंसिटिविटी नहीं होती, बाकी सब जगह फोटो सेंसिटिविटी होती है एक तरीके से, ये चीज़ है। ट्रीटमेंट क्या देते हैं सर, ट्रीटमेंट देते हैं हेमेटिन देते हैं, इसका ट्रीटमेंट ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है वो इस तरीके से रिएक्शन को इनिबिट करने के लिए इनिबिट करने का काम करता है। इनिबिट क्या करता है, इस तरीके जो ALA सिंथेसिस को इनिबिट करने का काम करता है। रेगुलेशन में हमने पढ़ा था, या मैं पढ़ाऊँगा, ऐसे पढ़ाया नहीं। तो हेमेटिन होता है वो खुद एक तरीके से इनिबिट करने का काम करता है, इस तरीके से इसको ये चीज़ ध्यान रखें, हेमेटिन इसको इनिबिट करता है, ये चीज़ हो गई। और इसमें जैसे मैं क्या और डिजीज के बारे में बात करें, उसमें खाँचे से जानने को, खाँचे में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना जो कॉमन सिस्टम है फोटो सेंसिटिविटी, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोसाइकेट्रिक इलनेस वगैरह उस सब में मिलेगी। बस ये चीज़ है, बस मैं उसका शुरुआत का जो प्रोडक्ट है वो ही बदल जाएगा, जो कि सिंपल दिया तो नाम से देखिए पता लग रहा है आपको, जैसे हेरिडिटी कोर्फायरिया और हेरिडिटी प्रोटोपोर्फायरिया आ जाता है, प्रोफायरिया तो ऐसे हेरिडिटी प्रोटोपोर्फायरिया आ जाता है, ऐसे मतलब आगे हेरिडिटी लगाना है। और ये चीज़ करनी है कि सिंपल सा रखना है चीज़ों को। मेन जो इसमें चीज़ है वो आता है, वो एक आता है कि एक सारी की सारी डिजीज होती हैं वो एक तरीके से ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं। केवल एक तरीके से हमारी कुछ डिजीज होती हैं वो एक तरीके से क्या होती है, वो ऑटोसोमल डोमिनेट नहीं होती। तो इसमें ध्यान रखना कॉन्जेनिटल एरिथ्रोपोएटिक पोर्फायरिया, ये सी मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं। बाकी की सारी क्या रहती हैं, हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट रहती हैं, ये चीज़, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है ज़्यादा याद करने को लिए। कुछ जनरल में बारे में बात करूँ तो वैसे कैटाबॉलिज्म और भीम के बारे में चाहे तो मैं इसी लेक्चर में बात कर लेता हूँ कहे तो, चलो अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में।